Assalamu alaikum. This is Sayyid Hamza Ali. Now, today we discuss about the topic kinetic particle theory chemistry 5070. Now, we will start our topic. First, we discuss the matter. What is the matter? The term matter refers to anything that occupies space and has mass. ऐसी कोई भी चीज़ के जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास मैटर है कोई भी चीज़. नाउ ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ द सब्सटेंस कॉल एलिमेंट. सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैटर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ कि जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो हमारा मैटर कहलाती है. अब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब हम बात करें अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, देर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अच्छा, आर दिस प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. वी नो वेरी वेल अबाउट दिस कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजिंग लेकर आएँ, दो तरीके की चेंजिंग हमारे पास हो सकती हैं. या तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकती है फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू या केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू. आइडेंटिटी चेंज करने से क्या मुराद बनती है ये हम अब थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. Now first we will going toward the chemical properties. How does the substance reaction to the presence of air, acid, base, water, other chemical. इनकी मौजूदगी के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और उसके अंदर जो तब्दीली, जो चेंजिंग आ रही है, इस टाइप की तब्दीली और चेंजिंग को, इस टाइप की इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ एन अदर वे द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अच्छा, यहाँ पर ऊपर मैंने एक बात लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर कि आर दिस प्रॉपर्टीज डिटरमाइन विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. अगर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर हम उस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ. अगर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रही है, अगर वो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज से डज द प्रॉपर्टीज डिपेंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर अमाउंट की बात ज़रूर आ जाती है कि अमाउंट वहाँ पे मैटर कर रही है या नहीं कर रही. अगर अमाउंट मैटर कर रही है, इफ़ यस, सो अगर किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अमाउंट मैटर करिए, देयर आर टू टाइप्स इसके अंदर आ जाती हैं. एक हमारे पास आ जाती है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी और एक हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर हमारे पास अमाउंट मैटर कर रही है तो हम इस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. जिसकी एग्जांपल्स कहना, जैसे कि हमारे पास मास है, जैसे कि वॉल्यूम है, जैसे कि लेंथ है, शेप है. देखें, अगर इसकी हम बात करते हैं कि जाहिर सी बात एक, अच्छा, डज द प्रॉपर्टी डिपेंड अमाउंट, अगर अब हमारे पास जो है वो मैटर नहीं कर रही फिजिकल प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर, तो वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है. और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स हमारे पास जैसे कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है. कैसे, जाहिर सी बात है हम एक छोटा थोड़ा सा सब्सटेंस लें या कोई भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस कोई भी ले लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो वही होगा जो उसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका वही होगा जो उसका होता है. जबकि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो मास कम या ज़्यादा होने से बहुत इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है. नाउ अब हम जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कि इट सेल्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है मैटर के बारे में? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मैटर आल्सो कॉल्ड द पार्टिकल थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी को हम लोग पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं. और द काइनेटिक थ्योरी यानी कि पार्टिकल थ्योरी बेसिकली सेड दैट द ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ द मैनी और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. इसका ये कहना था काइनेटिक थ्योरी का या पार्टिकल थ्योरी का कि जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं बहुत छोटे छोटे या स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर, विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और इन अ कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन. इट्स मीन दैट कि वो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं, कंटिन्यूसली हरकत करते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं. The degree to which the particle move is determined by the amount of energy that have and their relationship to other particles. अच्छा, इनकी जो मोशन, इनकी जो हरकत होती है वो डिपेंड करती है कि ये इट्सेल्फ अपने अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं. क्या इनकी ये मोशन अपनी अंदर की अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से है या फिर ये किसी और वजह से, इट्स मीन दैट किसी और पार्टिकल से रिलेशनशिप की वजह से, किसी से टकराने की वजह से, किसी और अदर प्रॉपर्टी की वजह से अगर इनकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो इस टाइप की मोशन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं.
नाउ अगर हम बात करें कि मैटर के स्टेट्स की, तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली एग्जिस्ट, द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस. Matter can be present as the solid, liquid as gas, which are known as the state of matter. These state can be changed into one another by changing the temperature or pressure. We know that the temperature and the pressure is the बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो है ये एक इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. अच्छा, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर, कि इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है स्टेट ऑफ मैटर की, और इनकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही होती है. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड है द फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, कैन नॉट बी कंप्रेस. इट्स मीन दैट कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास जो है वो कम चेंज नहीं हो रहा होता, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ हुआ होता है. इनकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो द पार्टिकल आर पैक क्लोजली, बहुत ज़्यादा पैक हुए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से इन्होंने झगड़ा हुआ होता है एक दूसरे को. इन ऑर्डरली मैनर्स के अंदर देर आर द स्ट्रांगली फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, और इन दो के दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे होते. द पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट एंड रोटेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन. दो तरह की मोशन इनके अंदर पाई जाती है बेसिकली सॉलिड्स के अंदर, और वो मोशन हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है या रोटेटरी मोशन होती है. अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम बट डस नॉट हैज़ अ फिक्स शेप. इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, लेकिन इनका जो शेप है बेसिकली वो हमारे पास फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम की शेप चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली. टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कैन नॉट बी कंप्रेस ईजिली. अगर हम इसको किसी कंटेनर में डालें तो वो उसकी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, किसी गिलास में डालें तो वो उसकी शेप में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम इसकी अरेंजमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो द पार्टिकल्स आर पैक क्लोजली टुगेदर बट नॉट इन द ऑर्डरली अरेंजमेंट. कि यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक टुगेदर तो होते हैं, लेकिन ये ऑर्डरली अरेंज नहीं हो रहे होते. जबकि सॉलिड के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर के साथ अरेंज हुए होते हैं, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता, और इनके दरमियान की जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जैसे कि द पार्टिकल्स आर पैक क्लोजली टुगेदर. अच्छा, इसके बाद ये कि हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स बट वीकर देन द फोर्स इज इन अ सॉलिड. मतलब इनकी जो फोर्स होती है एक दूसरे को पकड़ने की, झगड़ने की, वो सॉलिड के मुकाबले में वीक होती है. द पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट, रोटेट एंड मूव थ्रू द लिक्विड, दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर. लिक्विड के अंदर हम सबसे खास बात ये पाई जाती है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और इनके अंदर जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन होती है, जिसकी वजह से ये इधर उधर मूव कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं गैस की, गैस के अंदर तो डस नॉट हैव अ फिक्स शेप और वॉल्यूम. ना तो उसका कोई शेप होता है ना उसका कोई वॉल्यूम होता है. कैन बी कंप्रेस इजली, हम इसको इजली कंप्रेस भी कर सकते हैं. द पार्टिकल्स आर द वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव द रैंडम मोशन. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और यही वजह होती है कि रैंडमली मोशन के अंदर होते हैं, किधर भी कहीं पर भी ये फोर्स मूव करना शुरू कर देते हैं. वीक फोर्स होती है इनके अंदर, और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं हमारे पास. ये मेरे पास कुछ शेप्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पार्टिकल्स के अंदर, तो देखें सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं. सॉलिड की शेप यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि किस तरीके से सब्सटेंस एक दूसरे को क्लोजली पैक करके रखे हुए हैं, और लिक्विड के अंदर भी है एक दूसरे से क्लोजली हैं ये, लेकिन इनके दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो है बनिस्बत सॉलिड के. यही हम बात करते हैं अगर गैस की, तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ईजिली फ्रीली मूवेबल होते हैं. और अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, के स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि सॉलिड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाती है, एक दूसरे को वेरी बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत के साथ झगड़े हुए होते हैं. जबकि हम लिक्विड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बट लेस देन सॉलिड. इसके दरमियान भी आपके पास जो है वो फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बनिस्बत सॉलिड के ये लेस देन की जो फोर्स है वो पाई जाती है. जबकि गैस के अंदर वेरी वीक फोर्स होती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. अरेंजमेंट की हम बात करें तो सॉलिड के अंदर हमारे पास ऑर्डरली और रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है. रेगुलर अरेंजमेंट बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाए और कोई इसके अंदर रिगार्ड ना हो, बिल्कुल एक दूसरे क्लोजली पैक्ड हो, कोई इसके अंदर जो है वो मिस चेंजिंग ना नज़र आ रही हो आपको. जबकि लिक्विड की हम बात करें
तो रैंडम हमारे पास यहाँ पर होता है, बट क्लोजर देन द गैस, मतलब इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडमली हो रही होती है, रैंडम होती है, लेकिन ये क्लोजर देन गैस होती है। इसकी अरेंजमेंट सॉलिड से हम निस्बत नहीं करते, हम गैस की निस्बत इसको देखें तो इसकी रैंडमली इसको की अरेंजमेंट पाई जाती है, जबकि गैस के अंदर डिसऑर्डरली रैंडम होता है, फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं पाई जाती पार्टिकल्स की आपस के अंदर। पैकिंग की बात करें तो वेरी क्लोजली पैक, सॉलिड के अंदर जाहिर है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं। जबकि हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं बट फर्दर अपार्ट देन सॉलिड, मतलब इन पैक तो होते हैं लेकिन फिर भी इनके दरमियान कोई ना कोई गैप पाया जाता है, कोई ना कोई खलल पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अदर देन सॉलिड्स हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं। जबकि गैस में हम बात करें तो इनकी पैकिंग मूव अराउंड फ्रीली एवरीवेयर एनीवेयर। मोशन की जब हम बात करते हैं, मैंने भी इससे पहले भी आपको बताया कि सॉलिड की मोशन हमारे पास वाइब्रेट अबाउट इन द फिक्स पोजीशन, एक जगह पर रहते हुए ये मूव कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, और इस तरह की मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, कि अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करते रहना। ये मोशन इस वजह से इसमें पाई जाती है क्योंकि ये ईजिली मूव नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट के अंदर ईजिली मूवेबल नहीं होते, तो यही वजह होती है कि अपनी जगह पे फिक्स रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड की तो दे आर द स्लाइडली रोल ओवर वन एन अदर रैंडमली, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ठीक है, रैंडमली ये मोशन के अंदर होते हैं। जबकि गैस की मोशन फार अपार, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रह के ये मूव करने की कोशिश करते हैं, इनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूँ चेंज ऑफ स्टेट्स एंड द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की, तो द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, जैसे कि मैंने भी इससे पहले बताया था कि द टेम्परेचर एंड द प्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे पास से। तो अब यही है कि द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आइस चेंज इनटू वाटर, कि हमारे पास जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, एंड देन वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर। ये जो तब्दीली आ रही है, आइस पहले बर्फ़ से, आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, देन वाटर से वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो ये कैसे हुआ? ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई फैक्टर आपका इफेक्ट कर रहा है, तो वो फैक्टर आपका टेम्परेचर हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है। चेंजिंग ऑफ स्टेट कैन बी रिवर्स, जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि कुछ जगहों पे वाटर जो है वो 100 डिग्री के ऊपर बॉयल हो जाता है, और जबकि कुछ जगहों पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके वाटर बॉयल होता है, कुछ जगहों पे 80 डिग्री के ऊपर बॉयल हो जाता है वाटर। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न बिहाइंड दैट द ड्यू टू द इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा माइनस के अंदर होता है, वहाँ पर आपको वाटर को ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। इसी तरीके से अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कुछ और होता है। नाउ द चेंज ऑफ द स्टेट कैन बी रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ स्टेट कैन बी रिवर्स का मतलब है कि अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो वो वाटर से वापस आइस में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो वेपर से वापस हमारे पास वाटर में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन बी चेंज इनटू द वाटर वेपर, जैसे कि मैंने अभी बात बताई, एंड द वाटर वेपर कैन बी चेंज इनटू द लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग थ्रू द कूलिंग प्रोसेस, melting point process, freezing process, and the condensation also, or example changing of the state. Because all particles of matter are always moving, hence they possess kinetic energy। जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली जब मूव कर रहे होते हैं, मोशन के अंदर जब होते हैं, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गैसेस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सॉलिड हैव द लेस काइनेटिक एनर्जी। गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी कम और ज़्यादा का इस तरह पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल कितनी रफ्तार के साथ, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसकी जो मोशन है वो बता रही होती है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा है। गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होकर मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, बहुत स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जबकि सॉलिड के अंदर हम कहते हैं कि सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल लोअर है, और हम इसको कहते हैं कि इसकी क्यों, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे होते फ्रीली, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब भी हम कहते हैं कि लो है। नाउ द सब्सटेंस चेंज इट सेट्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इंक्रीज और डिक्रीज। जो हमारा सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से किसी और के अंदर। तो ये डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने की वजह से। व्हेन द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज। अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इट्स मीन दैट कि हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा है और उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जाहिर है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सॉलिड से, यानी कि ज़्यादा से कम की सॉलिड से अगर लिक्विड की तरफ जा रही है, तो जाहिर है उसको एक
ईट एक एनर्जी चाहिए होगी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करे, और वो एनर्जी हमारे पास टेम्परेचर एनर्जी कहलाती है। नाउ द व्हेन द टेम्परेचर रिच द मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें कि जब टेम्परेचर उसको इतना प्रोवाइड कर दें कि वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, सो द सॉलिड इज सेट टू मेल्ट, तो वो सॉलिड हमारे पास मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एंड देन परसिस्ट नो द मेल्टिंग, और उस पॉइंट को बेसिकली जहाँ पे सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होना शुरू होगी उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट while द पार्टिकल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। जब हम बात करते हैं कि द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट while द पार्टिकल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, जब वो पार्टिकल्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, तो उस टाइम हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, उस टाइम तक कांस्टेंट रहता है। हम उस टाइम तक उसको कांस्टेंट रखते हैं कि जब तक वो कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए इसका एक एक पार्टिकल। Thus the both solid and liquid exist. When the temperature rise, the heat energy increase and the liquid convert again into the gas. अब अगर हम इस टेम्परेचर जो हमने कांस्टेंट किया होता, अगर हम इसको और राइज करें, अभी हमारा जो आइस थी वो फॉर एग्जांपल वाटर में कन्वर्ट हो गई है, अब हमने इसको और एनर्जी प्रोवाइड करी और टेम्परेचर हमने राइज करा, तो अब वो लिक्विड से हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस फॉर्म के अंदर हो जाएगी। द चेंज ऑफ द लिक्विड टू गैस इज नॉट द बॉइलिंग या वेपराइजेशन, और जब वो लिक्विड से वेपर में या गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगी तो उस पॉइंट को हम लोग बेसिकली कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन पॉइंट, विच ओनली अकर एट द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द वेपराइजेशन पॉइंट? वेपराइजेशन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है कि जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी इट्स मीन दैट कि द प्रेशर, एनवायरमेंटल प्रेशर हमारा और इंटरनल प्रेशर हमारे जो किसी भी सब्सटेंस का है, जब वो जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है, एक ग्राफ है, जिसके थ्रू आपको इजीली समझ आ जाता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, तो जो हमारे पास सॉलिड, देखें 0 डिग्री के ऊपर, जैसे कि उन्होंने दिखाया कि 0 डिग्री के ऊपर, अब हम वाटर की बात कर रहे थे, वाटर को लेकर चल रहे हैं, तो 0 डिग्री के ऊपर वाटर हमारे पास कोई भी चीज़ क्या होना शुरू हो जाती है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जबकि 100 डिग्री के ऊपर वो बॉइलिंग की तरफ चला जाता है पानी, और जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और 100 डिग्री से ऊपर की तरफ अगर हम जाते रहेंगे तो वो हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि हम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 0 डिग्री के ऊपर जहाँ पे वो कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है और वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। Now we will discuss the some topics about that the evaporation. What is the evaporation? Evaporation is the process of the liquid changing into the gas but occur below the boiling point. कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसमें लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट ना हो, बॉइलिंग पॉइंट से पहले का वो पॉइंट के जिसके अंदर आपका, हम इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, कम्प्लीटली वेपराइज होना शुरू हो जाता है। जबकि वो पॉइंट के जिसमें वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा हो, बॉयल, उस पॉइंट को हम लोग बेसिकली कहते हैं एवोपरेशन पॉइंट। एवोपरेशन इज द टाइप ऑफ वेपराइजेशन पे जहाँ पर आपके वेपर बनना शुरू हो जाए, दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट चेंज इनटू द गैस फेज। The surrounding gas must not be saturated with the evaporating substance. When the molecule of the liquid collide, they transfer energy to each other based on how they collide with each other. ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिपेंड कर रही होती है कि किस तरीके से लिक्विड पे जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, उन कोलिजन की वजह से किस तरीके से एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, डिपेंड करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। When a molecule near the surface absorb enough energy to overcome the vapor pressure, it will escape and there the surrounding air as a gas. When the evaporation occur, the energy removed from the vaporized liquid will reduce the temperature of the liquid resulting in the evaporating cooling. एक अगला टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रीजिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, कि जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड, एंड व्हेन द लिक्विड फ्रीज द टेम्परेचर इज नॉट एज द फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर आपका लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए वो पॉइंट बेसिकली उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। कंडेंसेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम इससे पहले बात कर रहे थे कि हम वाटर के जो वेपर्स हैं उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थ्रू द कंडेंसेशन प्रोसेस। व्हेन अ गैस चेंज इनटू द लिक्विड, के अगर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। सब्लिमेशन, देखें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, या तो आप सॉलिड से पहले लिक्विड में जाएं और फिर लिक्विड से आप गैस की तरफ जाएं। एक और प्रोसेस हमारे पास होता है जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को करवा देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं।
व्हेन द सॉलिड चेंज इनटू द गैस विदाउट मेल्टिंग, मतलब कि वो मेल्ट हुए बगैर ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो लिक्विड बने बगैर ही गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। दैट द थूस लिक्विड विच क्विकली एवोपरेट एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं, दो तरह के लिक्विड होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हमारे पास एवोपरेट हो जाते हैं, और कुछ को हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है तब वो एवोपरेट हो जाते हैं। अगर ऐसे लिक्विड है विच क्विकली एवोपरेट जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहे हैं, तो उस तरह के लिक्विड्स को हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर के बिल्कुल माइनर्स हम उनको टेम्परेचर देते हैं रूम टेम्परेचर से अबव 25 अगर हमारा रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है, और हमने उनको 26, 27 या 28 टेम्परेचर भी प्रोवाइड करा, तो वो हमारे पास बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें पेट्रोल और परफ्यूम, जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, अगर आप थोड़ी देर परफ्यूम को छोड़ें तो परफ्यूम बहुत ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है, जबकि पेट्रोल को भी अगर आप थोड़ी देर खुला छोड़ें तो वो भी हमारे पास वो जो है वो एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन एंड द एवरीडे इफेक्ट ऑफ द डिफ्यूजन। व्हाट इज द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन। जब भी कोई पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्प्रे है, एक परफ्यूम है, अब उस परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन जो आपकी बोतल है, उस बोतल में अब वो टोटली परफ्यूम है, इट्स मीन दैट कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द वॉल्यूम, कंसंट्रेशन जो परफ्यूम की है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब आप उसको स्प्रे करते हैं, अब स्प्रे करने के बाद वो जब वो एनवायरनमेंट के अंदर आता है, इट्स मीन दैट कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया, और वो उस वहाँ से निकलने के बाद जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर फैल गया, उस फैलने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसा प्रोसेस के जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ अगर आ रहा है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द गैस पार्टिकल हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड कैन मूव अराउंड द फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन विच इज़ वाई वी कैन स्मेल गैसेस। यही वजह होती है कि हम किसी भी गैस को स्मेल करके बता देते हैं कि भाई ये फला गैस है, हम उसको स्मेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, तो वो ईजिली मूव करना शुरू हो जाते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। द गैस पार्टिकल टेकिंग अप द स्पेस ऑफ द कंटेनर और द क्लोज एरिया इज नॉन एज द डिफ्यूजन। For example, we can smell the perfume, coffee, tea or an aroma of the food cooking at your home। हमारे घर में कोई खाना पक रहा है तो हम उसकी खुशबू हम तक पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस हमें जो है वो उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। डिफ्यूजन नॉट ओनली अकर इन गैसेज बट ऑल्सो अकर इन द लिक्विड के अंदर भी हमारे पास ये प्रोसेस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न एंड ब्रेक एंड फ्रॉम द होमोजेनियस सॉल्यूशंस हमारे पास कुछ होते हैं, तो ये हमारे पास लिक्विड में भी ये प्रोसेस हमारे पास पाया जाता है। फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। दो फैक्टर्स हमारे पास बेसिकली हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक हमारा टेम्परेचर है, एक हमारा मॉलिक्यूलर मास है। देखें, टेम्परेचर, द टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर काउज द पार्टिकल टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। देखें, जब भी हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी पार्टिकल को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हैंस द पार्टिकल मूव फास्टर, जिसकी वजह से हमारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाता है। इनका अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इफ द मॉलिक्यूलर मास इज स्मॉलर। ये बात हमें पता है कि कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी जिसका मास ज़्यादा नहीं है, जिसका मास कम है। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग से एक पत्थर फेंकें और उसी बिल्डिंग से आप एक छोटा पत्थर फेंकें और एक बड़ा पत्थर फेंकें, तो जाहिर सी बात है दोनों का इफेक्ट आपके सामने ही नज़र आ जाएगा। तो एंड इट इज स्लोअर व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज हायर। दिस एक्सप्लेन दैट द गैस डू नॉट डिफ्यूज एट द सेम रेट। तो जाहिर है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं होगी, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज लेसर दैन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विच इज़ वाई दैट इज डिफ्यूज फास्टर दैन द हाइड्रोजन क्लोराइड। कि हमारे पास जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है बनिस्बत हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के, बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मास इज लोअर दैन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मास। The effect of temperature on the rate of diffusion. Rate of diffusion is higher when the liquid are heated or the temperature of solution increase। वेबसाइट में बताया कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसी भी पार्टिकल को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान की जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं हमारे पास।
कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेट हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें। सबसे पहला वहाँ पर है कि द मिथाइलेट स्प्रिट इज द फॉर्म ऑफ, जो मिथाइलेट स्प्रिट देखें, एक बात है कि जितने भी हमारे पास स्प्रिट्स पाए जाते हैं वो स्प्रिट हमारे पास बेसिकली लिक्विड होते हैं, लिक्विड जितने भी स्प्रिट हैं आपके पास वो लिक्विड ही होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज काउस, के अगर आप कहीं पर आपके पास इम्प्योरिटी देखें, इम्प्योरिटी आपके पास क्या चीज़ होती है, इम्प्योरिटीज आपके पास एक्टिव कोई भी चीज़ है, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे इन्वायरमेंट में बाकी की गैसेस पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी गैसेस वो एज ए इम्प्योरिटी काम कर रही हैं। अच्छा, इनकी वजह से होता बेसिकली ये है कि जब भी कोई इम्प्योरिटी अगर किसी सिस्टम में पाई जाती है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो, तो वो इफेक्ट करता है बेसिकली उसके ऊपर, इफेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसका जो स्टार्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ओनली, अगर इम्प्योरिटी मौजूद है तो क्या सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास राइज होगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट फेल इन द मेल्टिंग पॉइंट ओनली, फेल इन द कंडेंसेशन पॉइंट, or the rise in boiling point and fail in melting point, is that the correct answer is 4, the rise in boiling point and the fail in melting point. The melting point of water, the 0 degree centigrade, we know very well, everyone know कि जो वाटर का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी एस्टिमेट थ्रू, कि एक बात याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी रॉ मटेरियल की या किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें प्योरिटी मालूम करनी होती है तो हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। वो फिजिकल प्रोसेस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी केमिकल प्रोसेस की तरफ जाते हैं और वो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इन दो प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी बता सकते हैं। सब्सटेंस विच ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, अगर कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड से गैस के अंदर डायरेक्टली तो हम उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, जैसे मैंने भी बताया था उसको सब्लिमेशन का प्रोसेस कहा जाता है। वर्ड काइनेटिक्स रेफर टू, अभी हमने पढ़ा काइनेटिक्स बेसिकली बता ही मोशन के बारे में रही है, तो काइनेटिक का अपना मतलब भी उसकी अपनी मीनिंग भी मोशन ही होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, कि जो हमारे पास डिफ्यूजन का रेट है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो बढ़ेगा, डिक्रीज इफ द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इफ द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीज, सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव है। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज अबव द रूम टेम्परेचर, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज अबव द रूम टेम्परेचर, के रूम टेम्परेचर देखें सॉलिड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कभी भी रूम टेम्परेचर पर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो यही वजह है कि हमारे पास लिक्विड, हमारे पास जो कि वॉलेटाइल लिक्विड भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट या बॉयल शुरू हो जाते हैं। गैसेस तो ईजिली आपको पता है कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास फ्रीली मूव कर रही होती हैं। सॉलिड, तो इज़ द राइट आंसर इज़ द सॉलिड। पार्टिकल आर फार्थेस्ट अपार्ट, इनके पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं वो गैस में कर रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह, नाउ अल्लाह हाफिज़।